नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं टेंस। इस वीडियो में हम टेंस की कुछ छोटी छोटी बातों को सीखने वाले हैं, तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, अब हम शुरू करने वाले हैं टेंस के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, मैं अपने वीडियो में एक दो ऐप की लिंक दूंगा जिससे आप आसानी से पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, समझ लेते हैं ट्रांसलेशन और टेंस में क्या अंतर होता है तथा ये दोनों क्या होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं, ट्रांसलेशन अर्थात अनुवाद करना एक कला है। एक भाषा की वाक्य का दूसरी भाषा में रूपांतरण करना ट्रांसलेशन कहलाता है। अधिकांश हिंदी भाषी छात्रों को हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना कठिन कार्य होता है। जैसे अंग्रेजी क्या है? अंग्रेजी भाषा एक विदेशी भाषा है। दोस्तों, हम मानकर चलते हैं केवल आपको अभी बिल्कुल आप बेसिक से चल रहे हैं। तो चलिए, हम आज के बाद आपको टेंस का वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो मैं आपको बताऊंगा आपको उसे याद कर लेना है। तो आगे चलते हैं। अधिकांश छात्रों द्वारा अंग्रेजी का अध्ययन मात्र परीक्षा पास करने हेतु किया जाता है। रटकर अंग्रेजी की परीक्षा पास तो कर ली, लेकिन अंग्रेजी से हमेशा भय बना रहता है। तो चलिए दोस्तों, आइए हम आपको हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करने के कुछ सरल तरीके से अवगत कराते हैं, अर्थात आपको बताते हैं। अनुवाद करने हेतु सर्वप्रथम आवश्यकता है कि आपको वाक्य में प्रस्तुत भागों जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वो वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखें। तो यहाँ पर इनका सबका ज्ञान होना, कि इनका सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। हालांकि मैं इस वीडियो में थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू सब कर दूंगा, क्या होता है, वर्ब क्या होता है। तो अगर आप पिछले वीडियो लेक्चर को देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। वाक्य जिस, यहाँ पर हम देखते हैं बी नंबर क्या कह रहा है। वाक्य जिस टेंस का है उस टेंस में अंग्रेजी वाक्य का विन्यास, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या है। इसके लिए टेंसेस का ज्ञान आवश्यक है। बिना टेंस की पूर्ण जानकारी हुए शुद्ध अंग्रेजी लिखना संभव ही नहीं, बिल्कुल असंभव है। आगे चलते हैं। सी नंबर, विभिन्न नियमों का ज्ञान, जैसे सही अनुवाद करने हेतु हमें टेंस के ज्ञान के बाद विभिन्न नियमों का ज्ञान होना आवश्यक है। टेंस सीखने के बाद भी हमें किन किन का ज्ञान होना आवश्यक है? सब्जेक्ट, वर्ब, अग्रीमेंट का ज्ञान, सीक्वेंस ऑफ टेंस का ज्ञान, रूल्स रिगार्डिंग डिटरमिनर्स, आर्टिकल्स, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है, मैं उसका लिंक वीडियो का दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इनकी सबकी डिफिनेशन आप बिल्कुल सरल भाषा में याद कर सकते हैं। तो डी नंबर क्या कह रहा है? और डी नंबर हमारा है, रिपोर्टेड स्पीच एवं वॉइस के नियम का थोड़ा ज्ञान होना आवश्यक है, तभी आप एक अच्छी इंग्लिश सीख पाएंगे। विभिन्न प्रकार के सेंटेंस, जैसे सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ज्ञान भी होना आवश्यक है। चलिए है दोस्तों, ट्रांसलेशन को इजी बनाते हैं। सर्वप्रथम आपको यह जानना आवश्यक है, सर्वप्रथम आपको
यह जानना आवश्यक है कि वाक्य सेंटेंस में प्रयुक्त भागों जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, प्रीपोजिशन की पहचान कैसे की जाए। इन भागों की अंग्रेजी बनाकर इन्हें किस प्रकार से वाक्यों में रखा जाए या सुव्यवस्थित किया जाए। तो समझ लेते हैं हम सब्जेक्ट और वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन सबको थोड़ा थोड़ा इस वीडियो में जानेंगे। तो सब्जेक्ट की पहचान एवं स्थिति। किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट कर्म को करने वाला होता है, मतलब कोई काम करता है सब्जेक्ट। वाक्य में जो टेंस के अंदर कोई काम करता है सब्जेक्ट, वाक्य में जो भी कार्य करने वाला है वह सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मैं कहूँ राम फुटबॉल खेलता है, तो इसमें राम कौन सा काम कर रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, राम फुटबॉल खेलता है। तो हमारा राम क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो आप इस तरह से भी पता लगा सकते हैं। देखिए कुछ नियम दिए गए हैं यहाँ पर, मैं पढ़ लेता हूँ तो आपको बताता हूँ। इस साधारण हिंदी वाक्य में अंतिम शब्द यदि वाक्य के अंत में है, हूँ, हो इत्यादि आता है तो इससे पहले वाला शब्द जो वास्तव में वाक्य की वर्ब है से कौन से कौन, जिसे आप यहाँ पर मैं आपको सरल भाषा समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए राम फुटबॉल खेलता है, अगर आप कौन, किसने, इस तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह लेकर चलेंगे तो आप इसका पहचान आसानी से कर सकते हैं। जैसे राम फुटबॉल खेलता है, तो कौन फुटबॉल खेलता है, राम, सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, राम। तो चलिए दोस्तों, मानता हूँ ये आप सबको आता होगा शायद, लेकिन आपको नहीं आता तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगले वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शुरू करेंगे। तो यहाँ पर कुछ नियम दिए गए हैं। राम फुटबॉल खेलता है, यही वही जो मैंने बताया वही दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं, नहीं तो यह पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रंजीत के गुरुजी पर मिल जाएगा। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, प्लीज ज्वाइन। ये कुछ मैं इस पर आपको बाद में लाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा टेंस। यहाँ से अच्छा देखते हैं, जैसे मैं आपको और भी एग्जाम्पल दिखाता हूँ। टेंस, यहाँ पर टेंस होता क्या है, यहाँ पर हम इसकी पहले डिफिनेशन समझ लेते हैं। व्हाट इज टेंस। टेंस है डेट फॉर्म ऑफ ए वर्ब, एक वर्ब की रूप, व्हिच शोज जो प्रदर्शित करता है, नॉट ओनली केवल टाइम ऑफ एक्शन, केवल समय का कार्य करना ही नहीं प्रदर्शित करता, बट आल्सो लेकिन प्रदर्शित करता है स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट, एक कार्य की अवस्था और उसकी घटना को प्रदर्शित करता है। आप इसी डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, पहले हम समझ लेते हैं कि वर्ब क्या होता है। कहाँ गया हमारा, यहाँ पर है। अब हम समझ लेते हैं कि वर्ब क्या होता है। थोड़ा जुकाम। वर्ब की पहचान व स्थिति कैसे करें। वर्ब वाक्य का विशेष महत्वपूर्ण भाग होता है। हिंदी वाक्य के अंत यदि है, हूँ इत्यादि आता है तो उसमें उससे पहले शब्द को वर्ब कहते हैं। जैसे पहला हमारा एग्जाम्पल क्या था, राम फुटबॉल खेलता है, तो राम कौन सा कार्य करता है, फुटबॉल खेलने का। तो खेलना हमारा क्या हुआ, वर्ब। खेलना, दौड़ना, तैरना, ये सब क्या है हमारी सर, वर्ब्स हैं। वर्ब का हिंदी रूप क्रिया। आगे चलते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। हम इतना पढ़ेंगे, उसके बाद आपको समझाएंगे। वैसे तो मैं शॉर्ट में समझा दूं, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन जरूर मैं करूंगा। यहाँ पर देखिए, हिंदी वाक्यों में सब्जेक्ट एवं वर्ब पहचानने के बाद आपको वर्ब से कहाँ, किसको, किनके जैसे प्रश्न करने पर जो उत्तर
उत्तर मिलता है वो वाक्य का कर्म होता है। जैसे मैं कहूँ राम फुटबॉल खेलता है, राम क्या खेलता है, कहाँ होता तो हमें कहाँ लगाता, लेकिन क्या खेलता है, फुटबॉल, तो हमारा फुटबॉल क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। उसी तरीके से तो आगे चलते हैं। उपरोक्त वाक्य में जो मैंने पढ़ा, वर्ब क्या है, खेलना, से क्या प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है फुटबॉल, अतः वाक्य का ऑब्जेक्ट फुटबॉल है। इसी तरह अगर मैं कहूँ राम गोमती नदी में तैरता है, तैरना क्या हुआ, वर्ब, कहाँ अगर लगाएंगे तो गोमती नदी आई, ये हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टेंस, टेंस की पहचान। हिंदी वाक्यों में टेंस करने हेतु हमें वाक्य के टेंस को पहचान कर उसके वाक्य विन्यास के अनुसार वाक्य के विभिन्न भाग, पार्ट्स ऑफ स्पीच की अंग्रेजी लिखना चाहिए। जैसे आप पीछे मैं एक छोटा सा सेंटेंस ले रहा हूँ, मान लीजिए आप इसी तरह से समझिए, आपको नहीं आता तब भी। राम फुटबॉल खेल रहा है, छोटा सा एग्जांपल है। तो ये मैं आपको बता दूं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद इज आर एम सब्जेक्ट के हिसाब से, उसके बाद वर्ब की पहली अवस्था, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो फिर देखिए, राम फुटबॉल खेलता है, तो राम की इंग्लिश राम ही लिखी जाएगी। उसके बाद हम राम एक सब सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पर इज लगाएंगे। खेलना की हमारा क्या हुआ, वर्ब। इसमें वर्ब की, इसमें देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद इज आर एम, उसके बाद वर्ब, उसके बाद उसमें आई एन जी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर लिखिए, देखिए कुछ लिखा है, इसे पढ़ लेते हैं। इस स्ट्रक्चर के अनुसार पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखने पर राम, उसके बाद सहायक क्रिया इज, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, उसके बाद प्ले, प्ले प्लस आईएनजी प्लेइंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसी तरह से बनाया जाएगा। तो क्लियर सेंटेंस हमारा क्या हुआ, राम इज प्लेइंग फुटबॉल, राम फुटबॉल खेल रहा है। ये हमारा हो गया अनुवाद। इसी तरह हम अगर दूसरा प्रश्न लें, वो हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। राम ने एक किताब लिखी, मैं आपको पहले बता दूं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूँ। पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की इसमें सेकेंड फॉर्म। मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में थोड़ा कुछ फॉर्म बताई है, उसे आप याद कर लेंगे। यहाँ पर सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, बस इतना ही काम है। तो चलिए मैं आपको इस टेंस का अनुवाद करके बताता हूँ। तो हमारा सेंटेंस क्या था, राम ने एक किताब लिखी। यह पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। पास्ट इंडेफिनिट के वाक्यों, रुकिए मैं थोड़ा इसे ऊपर कर दूं। यहाँ पर देखिए, यह पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। पास्ट इंडेफिनिट के वाक्यों का सेंटेंस स्ट्रक्चर निम्न होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, इसी तरह से अनुवाद होगा। तो राम, यहाँ पर सॉरी रमेश था, आप राम ही समझिए, तो राम ही समझिए। तो सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, राम या रमेश का ही। लिखना, लिखना क्या है हमारा, वर्ब। तो लिखने की इंग्लिश होती है राइट, राइट की सेकेंड फॉर्म WROT, रोट हो गया। उसके बाद राम ने एक किताब लिखी, तो एक किताब अब हो गया। तो हमारा क्लियर सेंटेंस क्या हुआ, राम रोटे बुक। वैसे यहाँ रमेश लिखा है, राम ही समझिए। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए कुछ लिखा गया है। इसी तरह से सरल वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद उपरोक्त प्रकार से किया जा सकता है। अन्य किसी
वाक्य का अनुवाद करने हेतु हमें अंग्रेजी भाषा के एस्पेक्ट्स रूल का ज्ञान होना आवश्यक है। पुनः लेख है कि अंग्रेजी भाषा में प्रवीणता हेतु अंग्रेजी रटे नहीं बल्कि अभ्यास करें। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ लिखा गया है, इसे पढ़ लेते हैं तभी आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। यदि हिंदी वाक्य में हमेशा, कभी नहीं, अक्सर जैसे शब्द आए तो इनका अनुवाद वर्ब से पहले लिखना होता है, मतलब क्रिया से पहले। जैसे वह हमेशा सच बोलता है, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। क्या है हमेशा, तो उसकी इंग्लिश क्या होती है, ऑलवेज। कभी नहीं, नेबर, अक्सर, ऑफन। ठीक है, इनकी सबकी इंग्लिश आपको वर्ब से पहले लिखनी होती है। तो हम समझ लेते हैं प्रीपोजिशन। वैसे तो आपको मैंने बता ही दिया है कि मैंने इसका एक कंप्लीट वीडियो लेक्चर बना दिया है, आप उसे वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। नहीं तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूँ। प्रीपोजिशन यौम मतलब इसकी स्थिति क्या होती है, वाक्य में आने वाली विभक्तियां जैसे में, से, में, मतलब जो अलग करते हैं सेंटेंस में, को, पर, के, एक्सेट्रा प्रीपोजिशन है। सामान्यतः प्रीपोजिशन को हिंदी वाक्यों में आपको इंग्लिश सीखने के लिए पेशेंस की आवश्यकता है, बस आप धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएंगे। प्रीपोजिशन सामान्यतः प्रीपोजिशन को हिंदी वाक्य में जैसे शब्द, हिंदी वाक्य में जिस शब्द के बाद इनका प्रयोग हुआ है, अंग्रेजी अनुवाद करते समय उस शब्द के अनुवाद के पहले लगाया जाता है। चलिए हम समझ लेते हैं पहले ये क्या कह रहा है। जैसे चलिए मैं आगे चलता हूँ, आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ये थोड़ी वर्ब की फॉर्म है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आपको मैं जैसा कि बताया यह आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। देखिए आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, मैंने कर दिया यहाँ पर। उसके बाद तो बता देता हूँ प्रीपोजिशन किस तरह से प्रयोग होते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस है हमारा, राम देहरादून से आ रहा है, तो इसकी अंग्रेजी कैसे लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम। उसके बाद आ रहा है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। आपको नहीं आता तो आप पेशेंस बना कर रखिए, अगले वीडियो लेक्चर में मैं प्रेजेंट टेंस जब शुरू करूँगा तो कंटिन्यू आपको सारे टेंस कवर कर दूंगा। तो ये सेंटेंस किस तरह से बनेगा, राम इज, आना के कम, उसमें आईएनजी, कमिंग, कहाँ से आ रहा है, देहरादून से, तो उसके लिए प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। अगर आपको नहीं आता तो मैं एक सेपरेट वीडियो लेक्चर प्रीपोजिशन का बना दूंगा। तो राम इज कमिंग फ्रॉम देहरादून, इस तरीके से आप इसे बना लेंगे। चलिए थोड़ी और मूल बातें क्या है यहाँ पर समझ लेते हैं। एक वर्ब की पहली मतलब दूसरी, तीसरी अवस्था के बारे में हम पूर्ण रूप से परिचित हो गए हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 2-3 फॉर्म्स आप लिखी गई हैं ऊपर, आप इन्हें जरूर याद कर लें, क्योंकि आपको इनके बिना टेंस करना बहुत ही कठिन लगेगा। थोड़ी थोड़ी करके 10-10 करके आप रोज याद करते रहिए। वर्ब की पहली, दूसरी, तीसरी फॉर्म के बारे में हम पूर्ण रूप से परिचित हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ये सब थोड़ा आप समझ लीजिएगा, ये सब कुछ है नहीं। आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या लिखा गया है जो मैं आपको समझाना चाहता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेंस शब्द का उद्भव लैटिन शब्द टेम्पस मीन्स टाइम से हुआ है। टेंस
concept of tense and time. टेंस एवं टाइम, टेंस एवं टाइम का अलग कंसेप्ट है। टाइम एक नेचुरल कंसेप्ट है, जबकि टेंस अंग्रेजी हेतु ग्रामर कंसेप्ट है। टेंस का संबंध ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर से है। टेंस एवं टाइम का कंसेप्ट नहीं है। ऐसे बहुत से वाक्य हो सकते हैं जो फ्यूचर टाइम के कार्य के संभव होने का प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इंग्लिश ग्रामर के नियमानुसार उन पर प्रेजेंट टेंस के नियम लागू होते हैं। आप इसे ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है। उनका अनुवाद प्रेजेंट टेंस के नियमानुसार किया जाएगा। जैसे शी इज कमिंग टुमारो, वह कल आएगी। शी इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो, वह कल दिल्ली जाएगी। मिस्टर शर्मा रिटायर्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर, मिस्टर शर्मा दिसंबर महीने में रिटायर हो। ये वाक्य फ्यूचर टाइम एक्शन को बताते हैं, लेकिन उनका अनुवाद प्रेजेंट टेंस के नियमानुसार किया जाता है। अतः टेंस एवं टाइम दो अलग अलग कंसेप्ट है। अब आपको टेंस, यहाँ पर इसको हटा देते हैं, टेंस एवं टाइम का कंसेप्ट भली भांत समझ में आ गया। आप इसे एक दो बार फिर से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन आप उस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें जिससे आपकी थोड़ी बहुत अर्निंग हो सकती है। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आपको मैं 2 ऐप की लिंक दूंगा, जिसका आपको रेफरल कोड भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, चलो ये हमारा चैनल केवल इंग्लिश या और केवल पढ़ाई से रिलेटेड है, अर्निंग से नहीं। लेकिन मैं दे रहा हूँ आप सब लोगों की, कुछ लोगों की कमेंट पर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.